देश में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। तूल इतना पकड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अभी सरकार के द्वारा 43 शरणार्थियों को, रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ा गया और उन्हें वापस से डिपोर्ट कर दिया गया पोर्ट ब्लेयर के साइड, वहां म्यांमार उन्हें छोड़ दिया गया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई और उसमें कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो छोड़े गए हैं, जो भेजे गए हैं, जो डिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए, पूरा सम्मान दिया जाए और साथ में 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। यहां मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक आधार भी बता दूं। अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि जो रोहिंग्या मुसलमान इस देश में रहते हैं, दिल्ली का शायद वो मामला था, उसमें यह आदेश आया था कि उन्हें शिक्षा, उनके बच्चों को, रोहिंग्या के बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा की पूरी सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। अगर ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा कि बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा मिलनी चाहिए, तो उनके मां बाप कहां जाएंगे? वो भी तो यहीं रहेंगे। तो आज इन दोनों को मिलाकर फिलहाल जो रिट दायर हुई है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेश अग्रवाल जी, दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी विषय सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल हुई है, पहले तो अगर इसे आसान शब्दों में अगर आप हमें समझा सकें तो। देखिए, रिट अभी तो ये फाइल हुई है और न्यूज के अंदर आया है कि ऐसी कोई रिट लगाई गई है जिसके अंदर रोहिंग्या मुसलमान जो अभी डिपोर्ट करे गए हैं उनको वापस बुलाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए और उनको पैसे भी दिए जाए। ये जितने भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इनका मतलब ये समझते हैं कि इनके बिना तो हमारा देश चल नहीं पाएगा, ये रोहिंग्या मुसलमानों के सरगना बने हुए हैं। और हमारे देश में जब पहलगाम जैसी कोई इंसिडेंट होता है तो ये लोग अपने मुंह पे चुप्पी लगा लेते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रोहिंग्या मुसलमानों का इस पर्टिकुलर पहलगाम से लिंक है, लेकिन हमारे देश के अंदर अगर अनआइडेंटिफाइड लोग, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो रोहिंग्या मुसलमान है, वो आइडेंटिफाइड ऐसे भी रोहिंग्या मुसलमान है जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जो एज ए यहाँ पर रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको कार्ड भी दिया हुआ, उनको फैसिलिटीज भी दी हुई है। लेकिन अब बात होती है ऐसे लोगों की जो इलीगल तरीके से हमारे देश के अंदर एंट्री करते हैं, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर से एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कलकत्ता साइड से इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में रहना शुरू कर देते हैं। कानूनन जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं सरकार की वो ये मुहैया करा लेते हैं। नेतागिरी चलती है, जहाँ पर लोकल जो नेता होते हैं उनको आईडी कार्ड भी दे देते हैं, उनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं और देश में रहना शुरू कर देते हैं और उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। जब ये पकड़े जाते हैं, इनको डिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग सामने आते हैं जो इनको मानवता के आधार पे बोलते हैं कि इनको फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, इनको पैसे भी दे सरकार, फिर इनकी अपनी ये चीजें शुरू हो जाती है। नहीं सर, देश धर्मशाला थोड़ा ही है। हाँ, धर्मशाला। अच्छा, आप तो दिल्ली में रहते हैं, जहांगीरपुरी की जो हिंसा हुई थी उसमें खुले तौर पर उस हिंसा में रोहिंग्याओं का हाथ आया था सामने, रोहिंग्या उस हिंसा में शामिल थे। बंगाल में आपने देखा किस तरीके से अभी जला है और वहां जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं किस तरीके से तांडव करते हैं। तो धर्मशाला थोड़ी है सर। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे देश को धर्मशाला ही समझ लिया है, उनको कोई सरोकार नहीं है, हमारी देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। जब पहलगांव का इंसिडेंट हुआ था तो ऐसे कोई लोग सामने नहीं आए जो रोहिंग्या मुसलमानों की वकालत करते हैं। और जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जिसके अंदर एजुकेशन और चिकित्सा को लेकर के बोला था इनको फैसिलिटीज देनी चाहिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो फैसिलिटीज है वो हमारे नागरिकों के लिए। अगर ये फैसिलिटीज हम इस तरह के आए हुए बाहर से आए हुए लोगों को देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके पास से वो वंचित रह जाएंगे उन फैसिलिटीज से। देखो, रिसोर्सेज तो बिल्कुल लिमिटेड है किसी भी देश के अंदर। जो रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो जमीन की बात करें, चाहे वो खाने पीने की बात करें, कृषि उपभोग की बात करें, तो वो लिमिटेड है। अगर ये सारी चीजें हम इनको दे देंगे जो बाहर से आए हुए हैं तो हमारे देश के नागरिकों को क्या मिलेगा? जब हम बात करते हैं हमारे देश के लिए चिकित्सा की बात करते हैं अपने नागरिकों के लिए, तो वहां सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप बैठा है। क्यों नहीं हमारे देश के नागरिकों को फ्री चिकित्सा और शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इनका प्यार उमड़ उमड़ के आता है। ये बोलते हैं इनको मानवता के आधार पे इनको शिक्षा भी दो, इनको चिकित्सा भी दो। किस लिए दे? ये जिस देश से आए वहां से जाकर के मांगो ना, अपने देश के अंदर जाके दो। वहां से तो इनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है और हमारे देश में आकर के इनको सारी फैसिलिटीज चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, और ऐसे लोगों को तो आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। जिसने भी ऐसी पिटीशन लगाई है इनको भारी ये पिटीशन डिसमिस होनी चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले जब पहलगाम का मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों की पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। मुझे लगता है ये पिटीशन भी स्टेट अवे डिसमिस होगी
और इनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है इसके अंदर। नहीं सर, डिसमिस होगी मतलब इसके ऊपर कुछ सुनवाई होगी, सुनने लायक है नहीं है, उसके बाद डिसमिस होगी, या फिर मतलब अगर दायर होती डिसमिस होनी होती तो अब तक हो जाती? हाँ, ऐसी याचिकाएं तो मतलब मेरे हिसाब से तो आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये डलें तभी ये अस्वीकार कर देनी चाहिए। अभी जो ये पिटीशन है ये रजिस्ट्री में दायर हुई है, अभी इसको इसके ऊपर कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करा गया है। जैसे ही मुझे लगता है जैसे ही ये बेंच के सामने आएगा इस मामले को स्ट्रेट अवे डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार का मामला है। अगर किसी को डिपोर्ट करा है यहाँ से, किसी को यहाँ से भेज दिया गया है आपको वापस, तो ये सरकार का मामला है। इसके अंदर अब मानवता की कहाँ से बात आ गई? अगर कोई पर्सन हमारे देश में इलीगल तरीके से, जो माइग्रेंट है, अब माइग्रेंट की भी डेफिनेशन दो हो गई है हमारे देश के अंदर। एक वो माइग्रेंट है जिनको सरकार आइडेंटिफाई करती है, जो शरणार्थी हैं, यूएनएचआरसी का कार्ड जिन लोगों के पास है, जी, जिनके पास माइग्रेंट कार्ड है। अब जिनके पास माइग्रेंट कार्ड है उनको तो फैसिलिटीज मिली नहीं है ना, उनको तो सरकार सारी फैसिलिटीज नहीं सर, ये जो रिट दायर की गई है इसमें यही कहा गया है कि जो लोग छोड़े गए हैं उनके पास यूएनएचआरसी का कार्ड है, वो घोषित शरणार्थी हैं। अगर वो शरणार्थी हैं तो क्या इंडिया ने उनको शरणार्थी माना था? अब बात ये है ना, क्या इंडिया के अंदर क्या वो इलीगल तरीके से तो एंट्री नहीं करके गए हैं? तो ये देखिए अब इसके ऊपर कितने फैक्ट्स, इसके अंदर रियलिटी क्या है, क्या वो रियल में माइग्रेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर उनको डिपोर्ट करा गया तो उसका कारण क्या है, किस कारण से डिपोर्ट करा जा रहा है उनको? तो ये सारी चीजें जब आएंगी सामने तब पता लगेगा। ऐसा तो नहीं है इनको उठा करके ऐसे ही फेंक दिया गया है, इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ से निकाला गया है, इनको प्रॉपर तरीके से म्यांमार भेजा गया है। और मुझे लगता है सर कोई मोटा मोटी आंकड़ा दे सकते हैं कि कितने रोहिंग्या फिलहाल इस देश में हैं? देखो वैसे तो जो सरकारी आंकड़ा बोलता है वो तो आइडेंटिफाइड रोहिंग्या मुसलमानों का वो 40,000 के करीब है, लेकिन ये आंकड़ा भी 5-6 साल पहले का है। और अगर अनआइडेंटिफाइड जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट रह रहे हैं वो लाखों में है, अभी उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। दिल्ली के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो इन्होंने दिल्ली के अंदर भी कोशिश करी थी रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके इनको यहाँ से निकालने की। अब अगर इनके आंकड़े दोबारे से जारी करे जाएंगे लीगल और इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट रह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो मुझे लगता है ये लाखों की संख्या हो गई है हमारे देश के अंदर। जब पहलगाम का ये हमला हुआ और जब यहाँ पर आइडेंटिफाई करने शुरू करे गए ऐसे लोग, जब पता लगा कि यहाँ पे ऐसे लोग जो रह रहे हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसी महिलाएं जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ रह रही हैं और वो बच्चे पैदा कर चुकी हैं, और यहाँ पर उनके बच्चे इंडियन सिटीजनशिप के अंदर सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, तो पता लगा ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। तो देखिए हमारे देश के अंदर जब कोई घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद समझ में आता है सरकार को। तो मुझे लगता है ये रोहिंग्या मुसलमानों वाला जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, और इसके अंदर इमीडिएटली सरकार को भी इसके ऊपर अपना डिसीजन लेना चाहिए। जितने भी ऐसे रोहिंग्या मुसलमान देश में रह रहे हैं, जो भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करो और डिपोर्ट करे। 40 को डिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये जितने हैं लाखों की संख्या में डिपोर्ट होने चाहिए। सर 40 में इतना बवाल हो रहा है, लाखों में तो क्या होगा? ये बवाल जो होता है ये सब सुर्खियां बटोरने के लिए होता है अभिषेक जी, होना कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा सर, आपने एक बात कही कि वो रोहिंग्या आते हैं, बच्चे यहाँ पैदा करते हैं, तो मतलब हमारे देश में जो है नागरिकता मतलब सिटीजनशिप बाय बर्थ है, इन्हें नागरिकता मिल जाती है? जी बाय बर्थ सर, देखो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ये बोल सके कि ये पहचान करी जा सके ये हमारे देश का सिटीजन है या नहीं है। जब यूसीसी की बात हुई हमारे देश के अंदर तो यहाँ पर एक हल्ला मच गया कि बहुत सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं था यूसीसी के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इनको बोला जाता है आप अपना पुराना अपना बता दीजिए आप कब यहाँ इंडिया के अंदर आए हैं, तो लोगों को यही नहीं पता है 2 पुश्तों से पहले उनके इंडिया के अंदर कौन लोग रह रहे थे। अब ऐसे लोगों से जब सवाल किए जाते हैं तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं, इनको दिक्कत आ जाती है, ये रोड के ऊपर बैठ करके यहाँ पे दंगे फसाद शुरू। कितना कठोर होने की जरूरत है सर इन जैसे लोगों पर? बिल्कुल कठोर, कितना नहीं, इसमें पूरा कठोर होने की जरूरत नहीं। कितने में तो फिर डेफिनेशन कहीं ना कहीं हम लीनियंट व्यू लेंगे, इसके अंदर लीनियंट व्यू लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज 40 करें तो मुझे लगता है ये सरकार को 4,000, 40,000 और 4 लाख जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं सबको यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए। हमारे देश में रहने का इनका कोई अधिकार नहीं है, ये हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से घुसे हैं, और मुझे नहीं लगता इनको किसी भी कारण से किसी भी लीगल फैसिलिटी के अंदर किसी भी ऑर्डर। अच्छा सर, आपको ना एक अमेरिका का उदाहरण देता हूं, अभी हाल फिलहाल का 1-2 दिन पहले फैसला आया, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को भी हाथ पैर बांधकर अमेरिका ने डिपोर्ट किया, और भी बहुत सारे देशों के लोगों को हाथ पैर बांधकर डिपोर्ट किया गया, लेकिन अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज पर रोक लगा दी है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, डिपोर्ट करना और डिपोर्ट के पीछे उसका कारण होना और डिपोर्ट करने का तरीका, अब क्योंकि जो डिपोर्ट करा जा रहा था वो हाथ पैर बांध कर डिपोर्ट करा जा रहा था, उनको बंदी बना करके भेजा जा रहा था, ये गलत है।
अगर लीगल तरीके से जो उनका सिस्टम है डिपोर्ट करने का, अगर कोई पर्सन ऐसा आइडेंटिफाई होता है जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, जिनके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इमिग्रेंट की भी, तो ऐसे लोगों को तो इमीडिएटली डिपोर्ट करना चाहिए। अब डिपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है ना कि आप उनको बंदी बना करके भेजेंगे। डिपोर्ट करने का मतलब है वो जिस कंट्री से आए हैं उनको उसी का रास्ता दिखा देना चाहिए, आप जाओ, हमारे देश में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके घर में कोई घुस के रहना की कोशिश करेगा अभिषेक जी, तो आप क्या करेंगे बताएं? बिल्कुल, वो तो उसको मेरी फैमिली मर्जी होगी। मैं कहाँ खिलाएंगे? देखिए सर, मैं उस चीज़ की अवैध घुसपैठ के पक्ष में हुई नहीं। वो हमारे देश के लोग कहीं जाते हो या फिर किसी और देश से हमारे यहाँ लोग आते हो, भाई अगर आप इलीगल तरीके से आए हैं तो सरकार आपको कैसे भी डिपोर्ट करे, उसमें कोई ये फिर वही मानवीय मूल्य सामने आ जाते हैं ना सर। ये यूएनएचआरसी जैसी चीजें, यूएन जैसी चीजें, मानवाधिकार जैसी चीजें, ये बीच में आ जाती हैं। अगर कोई फोर्स यूज करेगा तो सरकार को भी फोर्स यूज करनी पड़ेगी। अगर कोई सरकार किसी को डिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है और वहां पर वो दंगा फसाद करते हैं, फोर्स यूज करते हैं, तो सरकार को भी फोर्स यूज करनी पड़ेगी। चलिए एक आखिरी सवाल सर, आपने अभी दिल्ली का जिक्र किया कि दिल्ली की जो सरकार अभी बनी है बीजेपी की, उसने कोशिश की है निकालने की, तो क्या अब वो नहीं निकाल पा रही है? क्या कुछ समस्याएं उसके सामने आ रही हैं? देखिए, मैं क्योंकि इस पे अभी कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में ऐसा लगा था दिल्ली सरकार कोई ऐसा काम करने जा रही है जो आउट ऑफ द माइंड होगा। दिल्ली के अंदर बहुत सारी सड़कें बन जाएंगी, दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई हो जाएगी, दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम होता हुआ। अब दिल्ली के अंदर जो मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी सरकार आई थी, उन मुद्दों के ऊपर मुझे लग नहीं रहा कि दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। अभी कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करे गए हैं कुछ मस्जिद मदरसों को हटाने के, और वहां पर दिल्ली सरकार वहां सपोर्ट कर रही है कि ये लीगल है। जब एक बार हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया किसी मस्जिद मदरसे के लिए वो इलीगल है, तो वो इलीगल है। मतलब जो इफ्तारी की थी मुख्यमंत्री साहिबा ने, वो काम कर रही है सर, हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला था कि रमजान के अंदर राम होता है और अली के, जो भी उन्होंने बोला दिवाली के अंदर अली आता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी अभी कहीं ना कहीं ये प्रेम अभी सर रमजान में कितना राम आता है, वो तो पहलगाम की घटना को देखकर भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुली हैं तो फिर तो शायद मुश्किल ही है कि ये पट्टी हट पाए आंखों से। देखिए, मैं सबको इसमें टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, हमारे देश में कोई अवैध मस्जिद मदरसे बने हुए हैं, अगर उनको हटाने के लिए कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए। अगर हमारे देश में कोई इलीगल तरीके से रोहिंग्या मुसलमान रह रहा है, उसको डिपोर्ट करा जा रहा है, तो वो होना चाहिए डिपोर्ट। अभी शायद एक मंदिर पर भी बुलडोजर चला है दिल्ली में, 2-3 दिन तक लगातार बुलडोजर चलता रहा। कोई इलीगल होगा तो मंदिर भी हटेगा, उसके अंदर गलत क्या है? अगर कोई वही ना, अगर इलीगल सरकार की नजर में तो मंदिर मस्जिद कुछ भी हो उसको हटाइए, लेकिन शायद इलीगलिटी को लेकर इस देश में कानून बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से कहा गया जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा, तब बहुत सारी ऐसी महिलाएं सामने आई जिनकी शादियां वो हिंदुस्तानी थी, शादी पाकिस्तान में हुई, बच्चे यहां आकर पैदा हुए, और उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता। उन महिलाओं के पास भी जिसे 10-10, 12-12 साल हो गए शादी के पाकिस्तान में, उनके पास भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं थी। तो इस देश में ये खुला खेल फरूखाबादी जिस तरीके से चल रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, सख्त होने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट में इस रिट पर क्या कुछ होगा वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को इतने आसान भाषा में ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दाखिल हुई है उसे समझाने का प्रयास किया। बाकी दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी? आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है? क्या आप राय रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।